बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहले एक्टिविटी आज करने जा रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि आपको जब स्टार्टिंग करी थी मैंने इस चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में ऑपरेटिंग का मतलब होता है बेसिकली से बोला जाता है बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है जिसमें वो डील करता है। ठीक है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है वो रजिस्टर बना रहा है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्रिंटिंग के लिए चाहिए होगी, मशीन चाहिए होंगी, तो जो भी जिसका जैसा काम है वो उसके ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो बिजनेस के अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन उनके नाम सेम ही होते हैं लगभग। तो इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। अब स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, पूरे बुक के अकॉर्डिंग ही लिखवा देता हूं आपको मैं। ए पार्ट जो आपने वर्किंग बनाया है, नेट प्रॉफिट बिफोर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये अभी तक हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था, ये किस तरीके से निकाला जाता है। सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे जो 2-3 दिए थे आपको। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इसके अंदर जो जो चीजें ऐड होनी है और लेस होनी है, क्यों होती हैं, किस रीजन से होती हैं, वो और समझ लो आप एक एक करके। यहाँ पे ना इस हेडिंग को समझना जो मैं लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अगर आपको ये लाइन समझ आ जाती है तो नीचे जो आप एडलेस कर रहे हो वो आपको क्लियर आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखो ये आपको लास्ट जब हमने नेट प्रॉफिट सीखा उसमें समझ आ गया होगा कि ऐड हमें क्या करना होता है। कोई भी ऐसा खर्चा, ठीक है, जितने भी एक्सपेंस हमने पे करे हैं वो वापस ऐड कर लिए जाते हैं। वो हमने नेट प्रॉफिट में सीखा, कौन से थे, वो भी नॉन ऑपरेटिंग वाले थे। यहाँ क्या लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। पहले हमें समझना है कि सर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती क्या है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, सबसे पहले एडजस्टमेंट में आपका आता है गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एमोटाइज्ड। एमोटाइज का मतलब होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो एमोटाइज का मतलब होता है बेटा डिक्रीज, कम हो जाना। ठीक है, एमोटाइज का मतलब जब भी, ये सारी क्या है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे क्या बोला जाता है, एमोटाइज्ड। और जब भी वो एमोटाइज्ड होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। रीजन बिहाइंड क्या हो रही है, वैल्यू एक तरीके से कम होने का मतलब है एसेट्स भी कमी हो रही है हमारी। ठीक है ना, है इंटेंजिबल ही है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद एक टर्म अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, क्या सर, डेप्रिसिएशन। ये आपको समझ आ गया होगा, ये क्या है बेटा, मेरी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो, अब आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। आप एक बिजनेस रन कर रहे हो बेटा, ठीक है, आपको उस बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए थे लगाने के लिए। आपने अब 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, लेकिन वो पैसा आपने ब्याज पे लेके लगाया। तो जो आप क्या ब्याज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो बिजनेस का ही पार्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भाई। अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है ना,
तो आपने ओवरड्राफ्ट लिया एक एक्टिविटी के लिए, लेकिन क्या वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना गया? भाई एक्चुअल में तो आपको शेयर कैपिटल इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन आप कैपिटल इकट्ठा ना करके क्या कर रहे हो, ओडी का इस्तेमाल करते हो और उसके ऊपर क्या पे कर देते हो, अलग से इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये भी कौन सा एक्सपेंस हो गया आपका, एक तरीके से नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो इसके क्या हो गया, ये आपका एड ऑन हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लेकिन यहां पे कंडीशन कोई भी हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म में आपको पता है ज्यादातर क्या आते हैं आपके, डिबेंचर्स। इसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन शेयर इशू एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई असेट्स बेची तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो आप जितनी भी यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हो ना, इसमें से ये दो तो क्या हो गई बेटा आपकी, एक तरीके से नॉन कैश में चली जाएंगी। बाकी जितनी भी आप पढ़ रहे हो ये सारी की सारी कौन सी आइटम कहलाएंगी आपकी, नॉन ऑपरेटिंग। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको लग रहा हो नहीं सर ये ऑपरेटिंग हो सकती है, वो डिस्कस करो। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब मैंने क्या बताया, जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो ऑब्वियस ही बात है, आपका आंसर वो भी ठीक था कि सर ब्याज पे पैसा लिया लगा तो बिजनेस में ही ना जाके, क्यों ना इंटरेस्ट को उसको इंक्लूड किया जाए। लेकिन बिजनेस की कंडीशन क्या कहलाती है, आप शेयर कैपिटल या ये यूज करते हो तो वो चीज अलग है, लेकिन आपने बाहर से कोई बोरिंग करी है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, तो वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हम कौन से खर्चे ऐड कर रहे हैं वापस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, ये आप अभी भी याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हैं ये सारी की सारी, जितनी भी चीजें पढ़ रही है नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं होती, सारी की सारी क्या होती है, कभी कभी होने वाली ट्रांजेक्शन है, रेगुलर बेसिस पे इसमें से कुछ भी काम ना तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट लगातार लेते हो, बोरोइंग्स ऐसा नहीं है कि हर साल ही आप बोरोइंग्स लोगे, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन क्या चल रही है आपकी। ठीक है, देख लो भाई इसमें किसी को कोई आइटम लग रही हो ऐसी। ये था आपका बी पार्ट। इसके बाद आता है भैया आपका सी पार्ट, लेस, कि सर इसमें से कौन कौन सी आइटम्स जो है हमें वो माइनस करनी होती हैं। तो बच्चे सबसे पहला आता है इसके अंदर, जैसे वहां इंटरेस्ट पेमेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट की कोई भी इनकम। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड इनकम, यानी अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो भी क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ही आपकी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसमें आपने कोई बिजनेस में सामान नहीं बेचा, सिर्फ आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया। इसके बाद एक इनकम आती है बेटा आपकी, कौन सी इनकम, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कभी भी आपके बिजनेस के पार्ट में इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे आप कोई भी बिजनेस या कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ आपने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है और उससे आप रेंट रिसीव करते हो। इसके बाद आता है, वहां पे क्या आया था बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, अब दोबारा से इसको सुन लेना अभी जब मैं बोल रहा हूं। देखिए
सबसे पहले बेटा देखो स्टेप क्या है कैश फ्लो का, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट वर्किंग में निकालोगे, वो यहाँ पुट कर दोगे। उसके बाद ऐड क्या होनी है सर, कोई भी ऐसा खर्चा या कोई भी ऐसा लॉस जो कि या तो नॉन कैश था या सर क्या था हमारा नॉन ऑपरेटिंग था, बिजनेस का पार्ट नहीं था। नॉन कैश के लिए सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, डेप्रिसिएशन और एक आता है आपका अमोर्टाइज कर देना, इसको बढ़ा देना वैल्यू को, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सारी की सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप ऑफ चीजें हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट, दो चीजें कॉमन ही है ये। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है बेटा, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो तो आपने एक चैप्टर करा था, डिबेंचर के अंदर भी आया, इशू ऑफ शेयर्स में भी आया, कि जब हम अंडर राइटर को क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। अंडर राइटर कौन है, जो डॉक्यूमेंट्स बनाता है हमारे लिए, उसको क्या दी जाती है, शेयर्स भी इशू किए जाते हैं, कुछ कमीशन के रूप में उसे पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है और वंस इन अ लाइफ दिया जाता है जब आप डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हो, ठीक है, यानी रेगुलर बेस वाला आइटम नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट समझ आ गया होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कब दोगे, जब कभी कभी वाला सर्कमस्टांस है। देखो प्रीमियम डिस्काउंट ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे इशू नहीं किए जाते। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और इसके साथ अपोजिट कहां पे आ जाएंगे, आपके नीचे वाली साइड में आ जाएंगे, तो ऊपर वाला याद करना है बस आपने, ठीक है। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां तक करने के बाद हमारा बेटा यहां पे आंसर निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ए प्लस बी माइनस सी। अब यहां पे क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आया, लेकिन कैसा आया बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था सर, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट। सेम चीजें हमें यहां पे भी करनी है, ध्यान से देखना, आप शॉर्ट में लिखवा दूंगा, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब सर ये ऐड क्यों हो रही है, देखो सीधा सा लॉजिक है, करंट एसेट्स है कोई भी XYZ आपकी, वो कब कम होगी, जैसे कैश है मान लो आपकी करंट एसेट्स, कब कम होगी, जब आप उसे पे करोगे, ठीक है। पे करोगे तो यानी क्या है सर, खर्चा, तो खर्चे वापस क्या करने हैं, हमें ऐड करने हैं। लायबिलिटी बढ़ेगी कब, सीधी सी बात है, जब आप उधार लोगे, ठीक है, तो पैसा आएगा ही आपका एक तरीके से, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज होने का साइन हो गया आपका। अब इसके अंदर इसका अपोजिट कहां पे जाएगा बेटा, आपका करंट असेट्स और डिक्रीज इन, ये सब करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहां पे, वो आएगा बच्चे यहां पे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम, सॉरी ऑपरेटिंग, हाँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ये करने के बाद तो बेटा फिर अगला काम रह जाएगा, वो बाद में सीखेंगे, पहले यहां तक ये समझना है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप सब।